हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का द्विघात समीकरण देखेंगे। आज एक नए चैप्टर का स्टार्ट करेंगे, आज एक नए चैप्टर शुरू करेंगे। कल हम लोग जो त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे उसको हम लोग फाइनल किए और आज हम लोग द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे, जिससे अच्छा खासा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहता है एग्जाम में। द्विघात समीकरण स्टार्ट करने का सबसे मेन रीजन यहाँ पे ये है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक गुणनखंड निकालना, गुणनखंड बनाना नहीं आता है। इसलिए हम चैप्टर 2 स्टार्ट ना कर डायरेक्ट हम चैप्टर 4 पे आए, क्योंकि यहां से हम लोग कुछ क्वेश्चन भी जान लेंगे, क्वेश्चन भी बनाना सीख जाएंगे, गुणनखंड भी बनाना सीख जाएंगे और हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको भी कवर कर लेंगे। इसलिए हम लोग आज द्विघात समीकरण को स्टार्ट करेंगे। चलिए, चैप्टर नंबर 4 है क्लास 10th का द्विघात समीकरण। यहां पे द्विघात समीकरण सबसे पहले ऊपर में दे दीजिए हेडिंग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे द्विघात समीकरण के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। देखिए, द्विघात समीकरण में सबसे मेन बात यहां पे होता है कि द्विघात समीकरण कोई भी स्टूडेंट पहचान लेता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यदि x का पावर 2 हो, इसी को हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। हम लोग क्लास 9th में पढ़े भी हैं। यदि x के पावर 1 हो तो इसको हम लोग रैखिक समीकरण बोलते हैं। यदि x के पावर 3 हो इसको हम लोग त्रिघात बहुपद बोलते हैं। लेकिन यहां पे यदि हम केवल और केवल बता दें कि चला यदि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो यहां पे हम बता दें कि जहां पे आप लोग x का पावर 2 देख लीजिएगा उसी को द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो हमसे पढ़ना और कहीं बाहर मार्केट में पढ़ना क्या अंतर रह जाएगा? फिर हमसे आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसलिए हमें कुछ द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जानना चाहिए। जिस स्टूडेंट को गुणनखंड निकालना नहीं आता है उसको कैसे निकालना है कि जीवन में कभी भूले ना, मर जाने के बाद भी उसको याद रहे। इसलिए हम लोग कुछ नए तरीका से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और कुछ ट्रिकली पढ़ेंगे जिसको हम लोग अच्छा से कवर कर सकें। देखिए, मेरा मकसद केवल क्लास 10th को पार करा देना ही नहीं है। आप लोगों को आगे भी कुछ ख्वाहिश होगा, आगे भी पढ़ना होगा। तो मान लीजिए केवल क्लास 10th में ही आप लोग द्विघात समीकरण पढ़ लीजिएगा, यहां पे तो आप लोग पास हो जाइएगा, मानते हैं हम। कोई टीचर पास करा देगा, चला कह देगा x के पावर 2 हो, उसी को द्विघात समीकरण बोलेंगे, इतना आप लोग जान जाइएगा तो एग्जाम में पास कर जाइएगा। लेकिन इतना जानने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को कुछ एडवांस बात जानना होगा, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ा रहे हैं तो उस लेवल का बताएंगे, फिर हमसे पढ़ना और लोगों से पढ़ने में क्या अंतर हो जाएगा। इसलिए आज जो है आप लोगों को हम कुछ नए तरीका से कुछ नए बात बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहां पे हेडिंग दे दीजिए, इसके नीचे द्विघात समीकरण के नीचे आप लोग एक और बात लिखिए, एक चर में एक और हेडिंग दीजिए, यहां पे स्टार मार्कर।
एक चर में द्विघात बहुपद, एक चर में द्विघात बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक polynomial in one वेरिएबल। इसको आप लोग लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए द्विघात समीकरण के नीचे। और सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जाने कि आखिर द्विघात समीकरण होता क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि यदि हम बताए थे यहाँ पे जहां पे x का पावर 2 हो उसको आप लोग इतना जान जाइएगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। लेकिन उतना से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं तो कुछ और नया बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जाने और समझें। तो आप लोग हेडिंग दीजिए एक चर में द्विघात बहुपद, जिसको यहाँ पे देखिए एक चर में द्विघात बहुपद क्या होता है यहाँ पे लिख लीजिए। एक चर में द्विघात बहुपद उसे कहा जाता है जिसका घात 2 हो। ऊपर में हम बताए भी थे x का पावर 2 होता है तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं एक चर में द्विघात बहुपद उसे कहा जाता है जिसका घात 2 हो। इसका व्यापक रूप देखिए यहाँ पे, इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जहां द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यही होता है जहां a इक्वल टू नॉट 0। चला बात पे ध्यान देना है। यहां पे एक बार और आप लोग देखें तो हमने लिखा है एक चर में द्विघात बहुपद उसे कहा जाता है जिसका घात 2 हो, यानी कि इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए तो यहाँ पे घात 2 हो, इसका घात 2 है कि नहीं है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जहां a इक्वल टू नॉट 0, मान लीजिए यदि a इक्वल टू नॉट 0 है तो मतलब a 0 के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी। यदि a अगर 0 के बराबर कभी हो जाए, मान लीजिए a का मान 0 हो जाए, x² प्लस bx प्लस c, तो क्या इसको हम जब 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस bx प्लस c। और देखते हैं यहाँ पे bx प्लस c बच गया। तो क्या इसको हम कभी भी द्विघात बहुपद बोल सकते हैं? किसी हर हालत में द्विघात बहुपद हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है जहां a इक्वल टू नॉट 0 के बराबर होगा। अब देखिए एक और बात जानते हैं, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिए a b c वास्तविक संख्या है, a b c वास्तविक संख्या है, इसलिए खूब ध्यान से लिखना है। चला
चूंकि ए बी सी वास्तविक संख्या है, इसलिए ए का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक ए तथा एक्स का गुणांक बी तथा सी अचर पद है, एक बार और समझ लीजिए। हम लोग सबसे पहले द्विघात समीकरण का हेडिंग दिए, उसके बाद में हम लोग लिखे एक चर में द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब इसका हम लोग परिभाषा जाने तो परिभाषा में हम लोग एकदम सिंपल सा परिभाषा लिखे हैं। एक चर में द्विघात बहुपद उसे कहा जाता है जिसका घात 2 हो, सब कोई जानता है, जिसका घात 2 होता है उसी को द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका व्यापक रूप जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए जीरो के बराबर कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए हम बताए भी कि ए जीरो के बराबर क्यों नहीं हो सकता है। यदि ए जीरो के बराबर हो जाएगा तो कभी द्विघात बहुपद नहीं बन जाएगा, वो हो जाएगा रैखिक समीकरण। इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि ए बी सी वास्तविक संख्या है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। मान लीजिए ए गुने एक्स स्क्वायर हम लिखते तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। यदि हम लिखते 5x स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा 5। यदि लिख दे 9x तो x का गुणांक क्या हो जाएगा 9। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, x का गुणांक b है तथा c अचर पद है। अब देखिए यहाँ पे हम आगे चलते हैं और यहाँ पे एक संख्या आया है ए बी सी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? हम तो बता दिए कि ए बी सी वास्तविक संख्या है, लेकिन किसी को मालूम ना हो कि वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, तो वो कहेगा ए पागल, ए बी सी वास्तविक संख्या तो लिख दिए है, यदि यहाँ पे हम कोई नंबर दे दें उसको मालूम नहीं रहेगा कि वास्तविक है कि परिमेय संख्या है कि ऋण संख्या है, क्या है। इसलिए चलिए वास्तविक संख्या के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान ले। यहाँ पे आइए, हेडिंग दीजिएगा वास्तविक संख्या, हेडिंग दीजिएगा वास्तविक संख्या। इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, बेसिक क्लास है। 1-2 दिन बेसिक क्लास चलेगा, 5-7 क्लास में हम लोग इस चैप्टर को फाइनल कर देंगे। लेकिन बेसिक में ही बहुत इंपोर्टेंट बात मिलने वाला है, क्योंकि इसी क्लास से हम लोग ऊपर चलेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे एकदम मजा के साथ। यहां पे देखिए, लिख लीजिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। लिखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। इसका मान, इसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए हम यहां पे लिख दें परिमेय, लिख लीजिए परिमेय तथा अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या को वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहा जाता है, कहा जाता है। इसका वर्ग यहां पे लिख लीजिएगा एक लाइन, इसका वर्ग
सदैव धनात्मक होता है। जैसे मान लीजिए यदि हम दे दें कोई संख्या -3, -5, √5, इस प्रकार से यदि हम दे दें तो मान लीजिए हम लिखे हैं यहाँ पे इसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो -3 का हमें वर्ग करना है, तो वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर। अब देख लीजिए -3 गुने -3 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? जब गुना में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9। उसी प्रकार यहाँ पे 5 है, मान लीजिए -5 का हमें स्क्वायर करना है, -5 गुने -5 करेंगे तो +25 आएगा। देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा गया है इसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, कभी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यदि ऋणात्मक आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है, आ भी नहीं सकता है। किसी भी संख्या का आप लोग वर्ग कीजिएगा माइनस पर आएगा तो एकदम प्लस होगा। चलिए इसको लिख लीजिए। अब आगे जो हम बताने जा रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलिए एक बात और, यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा द्विघात बहुपद फलन। द्विघात बहुपद फलन जिसका हिंदी होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। जिसको हिंदी में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद फलन जो है, थोड़ा इसके बारे में 1-2 लाइन आप लोग जान लीजिए। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है, जब हम समझाएंगे तब लिखिएगा। देखिए द्विघात बहुपद जो फलन है वास्तव में ये जो द्विघात बहुपद फलन है ये एक फंक्शन है, वास्तव में एक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए यदि हम द्विघात बहुपद, यदि मान लीजिए हम कहीं द्विघात बहुपद लिख दें, जैसे 3x² - 4x - 5, इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद लिख दें। यदि वहां पे हम x का मान रखें तो इसका मान कुछ और आएगा। यदि वहां पे हम -1 रखें x का मान तो वहां पे इसका मान कुछ और आएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद जो है वो भिन्न भिन्न जगहों पे, भिन्न भिन्न स्थान पे उसका मान बदलते रहता है। भिन्न भिन्न मतलब फलन के रूप में जैसे जैसे रखते हैं हम वैसे वैसे उसका मान बदलता है। जैसे जैसे हम x का मान रखते हैं वैसे वैसे द्विघात बहुपद का मान बदलता है, द्विघात बहुपद फलन का मान बदलता है। इसी को हम लोग द्विघात बहुपद फलन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक ले लिया जाए तो यहाँ पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे जो हम बात बताए हैं उसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए। 3x² -2x -5 एक द्विघात बहुपद है। और देखिए यहाँ पे हम x = 1 के लिए चल रहे हैं, x = 1 के लिए मान लीजिए x का मान यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं, तो क्या दिया हुआ है? 3x² -2x -5। अब x का मान आप 1 रखिए तो 3 1 का स्क्वायर -2 गुने 1 -5। अब यहाँ पे देखिए 3 गुने 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? यानी 3 होगा, -2 -5, 3 गुने -7 = -4 आएगा। x का मान 1 रखें तो -4 आया। अब x का मान -1 के लिए चलिए तो
x का मान -1 रखिएगा, तब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर -2x -5 फिर -1 का स्क्वायर -2 -1 -5। अब यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो +1 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5। अब यहाँ पे देखिए 3 2 5 -5, इसका मतलब यहाँ पे 0 आया। देखिए हम बताए थे कि जैसे जैसे हम x का मान रखते हैं वैसे वैसे द्विघात बहुपद का मान बदलता जाता है। जैसे मान लीजिए हम x का मान 1 रखे थे तो इसका मान कितना आया था, -4 आया था। यदि हम x का मान -1 रखे हैं तो इसका मान कितना आया है, इसका मान -1 रखने पे इसका मान 0 आया है। और देखिए यहाँ पे यदि एक बार और देखा जाए तो यहाँ पे x का मान 2 रखिए। अब देखिए यहाँ पे x बराबर 2 के लिए देखिए, अब यहाँ पे यदि x का मान 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × 2 -5। अब कितना हो जाएगा, 4 × 12 -4 -5। अब ये हो जाएगा -9, 12 -9 = 3। देखिए तो हम x का वैल्यू 3 तरह का रखें। सबसे पहले x का वैल्यू हम 1 रखें तो इसका मान निकल कर आया -4। यदि x का वैल्यू हम -1 रखें तो इसका मान निकल कर आया 0। x का वैल्यू हम 2 रखें तो इसका मान निकल कर आया, कितना निकल कर आया, इसका मान निकल कर आया 3। अब यहाँ पे एक और बात आप लोग जान लीजिए, द्विघात बहुपद, देखिए यहाँ पे द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद के शून्य, हेडिंग दीजिएगा द्विघात बहुपद के शून्य। यहाँ पे उसके बारे में भी थोड़ा जान लिया जाए। द्विघात बहुपद का शून्य, हेडिंग दीजिएगा। इस सिर्फ और सिर्फ आप लोग को समझने के लिए बताया जा रहा है, और आज कल के क्लास में ऐसा ही होगा। अगले क्लास से जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब और मजा आएगा। अभी द्विघात बहुपद का शून्य, हेडिंग दे दीजिएगा द्विघात बहुपद का शून्य। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का जो शून्यक है, एग्जाम्पल अगर दे हम तो कहीं कहीं द्विघात बहुपद का वैल्यू शून्य भी आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल हम दे दें तो एक द्विघात बहुपद है x² - 7x, x² - 7x प्लस यहाँ पे 12, x² - 7x प्लस 12। इस प्रकार से एग्जाम्पल दिए तो यहाँ पे यदि आप x का मान 3 रख कर देखिए तो यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3, यहाँ पे अगर x का मान 3 रखिएगा तो जो आएगा इसका वैल्यू द्विघात बहुपद का वो शून्य आएगा। यहाँ पे देख लीजिए x² - 7x प्लस 4। अब x का मान 3 रखिए, x² - 7 × 3 प्लस 12, 9 -21 प्लस 12, 12 9 21 -21, ये कटेगा 0 आया। मतलब हम x का मान 3 रखें तो जो द्विघात बहुपद मेरा निकल कर आया उसका वैल्यू 0 होगा। फिर एक बार और, यदि x = आप लोग 4 रखिएगा तब भी इसका वैल्यू 0 होगा। आप रख कर देखिए x² - 7x प्लस 12। अब देखिए x का वैल्यू 4 रखें, -4 × 4, 4 × 7 प्लस 12, 4 × 16,
माइनस 28 प्लस 12। अब देखिए 16 12 28 होता है, 28 माइनस 28 इसको काटिएगा तो फिर इसका वैल्यू 0 आया। मतलब इससे हमको यह स्पष्ट होता है कि एक्स स्क्वायर एक्स के लिए दो मान 3 एवं 4 आया, जो एक्स का शून्यक है। एक बराबर, चूंकि इसको आप लोग पहले लिख लीजिए चाहे समझ लीजिए, मतलब इससे हमको यह स्पष्ट हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का मान 2 निकल कर आया, एक 3 और एक 4, एक 3 निकल कर आया और एक 4 निकल कर आया। अब यहाँ पे देखा जाए तो 2 शून्यक हुआ एक्स स्क्वायर का, इसलिए एक्स का वैल्यू हम कितना लिख देंगे, x इक्वल टू 3 और 4। ये तो हम डायरेक्ट लिख दिए। यदि इसको हम गुणनखंड विधि से भी तोड़ते हैं, अभी नहीं तोड़ेंगे क्योंकि सभी मेथड को बता देंगे तब हम तोड़ेंगे। वहां पे आप लोग देखिएगा तो इतना ही आएगा एक्स का वैल्यू। तो मान लीजिए हमें बताना यहाँ पे ये है कि द्विघात बहुपद का शून्य किसी किसी मान को रखने पे शून्य भी होता है। जिसे हम रख कर देखें 3 और 4, यहीं पे यदि आप 5 रख कर देखिएगा तो इसका मान शून्य नहीं होगा, इसका मान कुछ और निकल कर आएगा, क्योंकि जो है एक्स का वैल्यू कभी 5 नहीं हो सकता है। यदि आप लोग 5 रख कर देख लीजिए तो शून्य कभी नहीं आ सकता है। देखिए 5 25 माइनस 35 प्लस 12, उसका मान आएगा 2, इसका मान निकल कर आएगा 2। लेकिन हम तो द्विघात बहुपद का शून्य बोल रहे हैं तो हमको शून्य लाना था। अब देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे एक और बात जान लीजिए, किसी किसी कंडीशन में कभी भी द्विघात बहुपद शून्य नहीं हो सकता है। जैसे हम क्या बोले, किसी किसी कंडीशन में द्विघात बहुपद कभी भी शून्य नहीं आ सकता है। यहाँ पे यदि हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्या इसमें एक्स का वैल्यू आप 1 रखिएगा तो कभी शून्य आएगा? देखिए तो यहाँ पे यदि x इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे यदि आप x का वैल्यू शून्य भी रखिएगा तभी शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे तो अचर पद है, तो कभी शून्य हो सकता है? इस शून्य हो जाएगा, इस शून्य हो जाएगा, यहाँ पे एक तो बच गया, तो ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। इसलिए द्विघात बहुपद का शून्य कहीं कहीं कोई ऐसा समीकरण होता है जहां पे द्विघात बहुपद का शून्य निकालना असंभव की बात होती है, संभव नहीं होती है। इसलिए उस रूल को बनाया गया है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे इसको आप लोग समझने के लिए लिख लीजिए। अन्यथा एक और बात हम बता रहे हैं आप लोगों से कि द्विघात बहुपद 2 प्रकार के होता है। द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है, जिसको फर्स्ट नंबर में हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट नंबर वाले को बोलते हैं शुद्ध समीकरण और सेकंड वाले को बोलते हैं मिश्रित समीकरण, अर्थात अन्यथा अशुद्ध समीकरण। मतलब द्विघात बहुपद 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं शुद्ध समीकरण, सेकंड वाले को बोलते हैं मिश्रित या अशुद्ध समीकरण। अब देखिए यहाँ पे जो शुद्ध समीकरण होता है उसमें सी नहीं देता है, सॉरी बी नहीं देता है। अर्थात यहाँ पे एक बात आप लोग जान लीजिए, तो b इक्वल टू 0 होता है। मतलब b जो है यहाँ पे, इसको तो एक्स स्क्वायर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं bx, इसको बोलते हैं c। इसमें b इक्वल टू 0 होता है, तो जब b इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्या बचेगा, ax स्क्वायर प्लस c। इसी को हम लोग शुद्ध समीकरण बोलते हैं, जिसमें केवल a और c होता है। मिश्रित समीकरण उसे बोलते हैं जिसमें तीनों फलन होता है, जहां b इक्वल टू नॉट 0 होता है, b इक्वल टू नॉट 0 होता है। शुद्ध समीकरण में b इक्वल टू 0 होता है। चलिए उसको हम आगे वाले क्लास में चर्चा करेंगे, कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के क्लास में कुछ बेसिक बात था, इतना ही हम लोग जाने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इतना आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।